सभी भाइयों एवं बहनों को नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी डिप्टी जेलर 15 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आप आज जो है बहुत सारे प्रश्न हमारे पास में आ गए हैं। बहुत सारे भाइयों ने एग्जाम छूटते ही तुरंत हमारे पास में प्रश्न भेज दिए थे, इसलिए आज का एग्जाम एनालिसिस टाइम से पहले आ रहा है। 3 बजे के आसपास आपके पास में आ जा रहा है। ठीक है, तो 100% रियल और ऑथेंटिक प्रश्न ही आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। विद प्रूफ आपको लास्ट में दिखा देंगे, स्क्रीनशॉट भी दिखा देंगे। फिलहाल वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो टाइम टू टाइम आपके पास में पहुंच सकें और अस्पताल सहायक की जो हम क्लासेज लेकर के चल रहे हैं टॉप 100 सीरीज, वो भी सही समय पर आप तक पहुंच सके। आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न जीके जीएस से बात करेंगे तो अगर हम तो एमपी जीके से आज का पहला प्रश्न पूछा गया, मध्य प्रदेश में शौर्य स्मारक, स्तूप नहीं है, शौर्य स्मारक वो कहां पर स्थित है? तो सबको पता है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में शौर्य स्मारक स्थित है। ठीक है, अब ये शौर्य स्मारक के बारे में आइए पूरी डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, तो मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शौर्य स्मारक राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। यह स्मारक शहर के केंद्र में अरेरा हिल्स पर वल्लभ भवन सचिवालय एमपी नगर के पास में 12 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, अब शौर्य स्मारक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देख लीजिए, जहां से आगे भी प्रश्न बन सकता है। तो देखो, उद्घाटन की बात करते हैं। इसका उद्घाटन 14 अक्टूबर 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। किसको समर्पित है ये? तो यह स्मारक भारतीय सशस्त्र बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के वीर जवानों और अमर शहीदों को समर्पित है। मुख्य आकर्षण क्या है यहाँ का? तो यहाँ पर 62 फीट ऊंचा शौर्य स्तंभ, अमर ज्योति, एक विशाल संग्रहालय, सियाचिन ग्लेशियर की परिस्थितियों को महसूस करने के लिए एक विशेष ठंडा कमरा बनाया गया है। इस कमरे की जो टेम्परेचर है वो माइनस में 0 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड का जो है टेम्परेचर यहाँ पर रखा जाता है, जिससे आपको ये एहसास हो सके कि हमारे वो वीर सिपाही, वो वीर जवान जो सियाचिन ग्लेशियर पर तैनाती पर हैं, वो किस तरह महसूस कर रहे होंगे। ये महसूस कराने के लिए यहाँ पर जो है एक कमरा बनाया गया, जिसका तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड रखा गया है। ठीक है, सारी बातें समझ में आ गई। शौर्य स्मारक के बारे में कंप्लीट जानकारी आपको मिल गई है। ठीक है मेरे भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें, जैसा कि आप जानते हैं लगातार हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स से आपको एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न देखने को मिल रहे हैं। आज भी बहुत सारे लोगों को फायदा मिला है हमारे सुपर सिलेक्शन नोट्स का। तो अभी भी जिन लोगों का एग्जाम बाकी है, या फिर जिन्होंने तैयारी की है पर कॉन्फिडेंस नहीं है, या जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है और एग्जाम में 2 से 3 दिन का भी समय बचा है, तो अभी भी ये आप कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मध्य प्रदेश वन रक्षक जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर की परचेज कर सकते हैं मात्र 189 रुपए में। बहुत सारा मटेरियल आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है। क्या क्या मिलेगा? तो सभी 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे, कंप्लीट प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेगी, 500 से 1000 करंट अफेयर करा चुके हैं, जिसमें एमपी करंट अफेयर और इंडिया करंट अफेयर ये दोनों है, ये आपको पूरा मिल जाएगा। इसके अलावा टॉप 100 सीरीज में हमने सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट टॉपिक के टॉप 100 एमसीक्यू करवाए हैं, टॉप 100 टॉप 150 ये एमसीक्यू करवाए हैं। ये सारे एमसीक्यू आपको मिल जाएंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। इसके अलावा 500 वाली 3 हमने जो है पीडीएफ तैयार की है 500 एमसीक्यू की, जिसमें आपका जीके है, मतलब एमपी जीके है, इसके अलावा साइंस और हिंदी है। तो 500 प्रश्नों वाली जो पीडीएफ है वहां से भी प्रश्न सीधे सीधे देखने को मिल रहे हैं। ये सारा स्टडी मटेरियल मात्र 189 रुपए में आपको मिलेगा। कैसे प्राप्त करना है? ये क्यूआर कोड आपको दिखाई दे रहा है, इसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसी पर आपको 189 का पेमेंट करना है। उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना है, इसको सेव कर लेना मोबाइल में। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, तुरंत की तुरंत इसी नंबर से कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स आपको सेंड कर दी जाएंगे और आपको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जिनका एग्जाम हो चुका है उनके सामने अब अगला एग्जाम है मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती। तो मध्य प्रदेश अस्पताल सहायक भर्ती के सबसे बेस्ट कंटेंट, सबसे बढ़िया कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स मात्र 149 रुपए में आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। और इसमें भी आपको बहुत सारी चीजें मात्र 149 में ही मिलने वाली हैं। 5 सब्जेक्ट के कंप्लीट थ्योरी नोट्स मिलेंगे। इसके अलावा 8 प्रैक्टिस सेट, पेपर सेट करवा चुके हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन। 5 सब्जेक्ट उसमें मिलेंगे आपको, वो पूरे पेपर सेट आपको सेंड किए जाएंगे प्रैक्टिस उसमें पीडीएफ मोड में। और इसके अलावा लगभग 800 से 900 हम एमसीक्यू करवा चुके हैं टॉपिक वाइज सब्जेक्ट के। ठीक है, तो वो सारे एमसीक्यू भी आपको इसके साथ में प्रोवाइड कराए जाएंगे विथ डिटेल सॉल्यूशन। और एग्जाम तक हम कोशिश करेंगे 15 कम से कम 15 प्रैक्टिस सेट हो जाएं और लगभग 2500 के या फिर 3000 के आसपास एमसीक्यू हो जाएं टॉपिक वाइज। ये सब मटेरियल मात्र 149 में मिलने वाला है। कैसे प्राप्त करेंगे? वही प्रक्रिया है। इसी क्यूआर पर आपको 149 का पेमेंट करके उसका स्क्रीनशॉट इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है 7052547003। जैसे आप स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे, इसी नंबर से कंप्लीट नोट्स भेज दिए जाएंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको भेज देंगे, जिस पर क्लिक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ लेंगे, जहां पर आगे के सारे नोट्स आपको मिलते रहेंगे। ठीक है, चलिए ये आगे देखो,
इसका ज्योग्राफी का, वही हम कह रहे हैं भोर का तारा सांझ का तारा अभी तक क्यों नहीं पूछा, हर बार पूछता है एप्टेक। तो आज पूछा गया भोर का तारा और सांझ का तारा किस ग्रह को कहा जाता है। तो शुक्र ग्रह को भोर का तारा और सांझ का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन कहते हैं, वेनिस के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, आइए आपको इसके बारे में जानकारी देते हैं। शुक्र वेनिस को भोर का तारा मॉर्निंग स्टार और सांझ का तारा इवनिंग स्टार कहा जाता है। लेकिन ये कोई तारा नहीं है, ग्रह है ये। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये सुबह और शाम को दिखाई देता है हमको स्पष्ट रूप से, इसलिए हम इसको भोर का तारा सांझ का तारा कहते हैं। बल्कि यह ग्रह जो सूर्य के प्रकाश से बहुत अधिक चमकता है, सूर्य के समीप होने के कारण यह या तो सूर्यास्त के ठीक पहले या फिर सूर्यास्त के ठीक बाद में पश्चिम दिशा में दिखाई देता है, इसलिए हम कहते हैं भैया ये तो कोई तारा है। ठीक है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या है, ये एग्जैक्टली एक ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी की बहन इसको हम कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला, भारत में पहली ट्रेन जो है वो कहां से कहां तक चली थी। तो पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली थी। ठीक है, देखिए तो भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जिसे तत्कालीन बॉम्बे कहते थे, से बोरी बंदर नामक जगह से ठाणे के लिए चली थी। यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए, जहां से आगे प्रश्न बन सकता है। तो इस ट्रेन ने टोटल 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। दोपहर में 3:30 बजे रवाना होकर के शाम 4:45 बजे ये ठाणे पहुंच गई थी। तो इससे ज़्यादा डीप नहीं पूछ सकते। ठीक है ना, इससे ज़्यादा और डीप क्या ही पूछेंगे। ठीक है, अगला, इंजन और डिब्बे की बात कर लो। तो इस ट्रेन में कुल 14 डिब्बे थे, यानी 14 बोगियां थीं। इसे खींचने के लिए 3 भाप स्टीम इंजन लगाए गए थे, जिनके नाम साहिब, सिंध और सुल्तान थे। ठीक है, तो अब इस प्रश्न से कितना भी डीप प्रश्न बनाकर पूछेंगे, डिप्टी जेलर एग्जाम में कितना भी कठिन बनाकर पूछेंगे, इससे बाहर नहीं जाने वाला मेरे भाई। ठीक है ना, तीनों इंजन के नाम भी बता दिए, कितने डिब्बे थे, कब ये गई थी, सब कुछ आपको बता दिया है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। यही विशेषता है सक्सेस जंक्शन की कि एक प्रश्न के बारे में पूरा जितनी ज्यादा डीप से डीप जानकारी होगी वो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। अगला प्रश्न, वर्ष 2005 में, ये 2005 नहीं 2006 हो जाएगा। ठीक है, ये पुरस्कार 2006 में दिया गया था। तो 2006 में इनहेरिटेंस टू लॉस पुस्तक के लिए मैन बुकर अवार्ड किसे दिया गया था? किरण देसाई को दिया गया था 2006 में, ध्यान रखना। ठीक है, तो द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लिए मैन बुकर पुरस्कार किरण देसाई को दिया गया था। प्रतिष्ठित पुरस्कार वर्ष 2006 में प्रदान किया गया इनको। बुकर पुरस्कार से जुड़ी कुछ अन्य महत्वपूर्ण बातें देख लीजिए। तो यह उपन्यास वैश्वीकरण, पहचान के संकट, बहुसंस्कृतिवाद जैसे विषयों पर यह उपन्यास आधारित था, जिसके लिए इनको मैन बुकर पुरस्कार मिला है। ठीक है, किरण देसाई को इस पुस्तक के लिए 2006 का मैन बुकर मिला और 2007 का नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल फिक्शन जो अवार्ड होता है वो भी इनको प्रोवाइड कराया गया था। ठीक है, तो ये 2 अवार्ड इसी एक पुस्तक के लिए इनको मिले थे। आगे बढ़ें, अगला देखिए एमपीजीके से, संत सिंगा जी थर्मल पावर प्लांट ये कहां पर है? तो खंडवा जिले में स्थित है। आइए इसके बारे में भी आप डिटेल में देख लेते हैं। तो संत सिंगा जी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में मूंदी के पास में स्थित है। यह संयंत्र में डोगलिया गांव में स्थित है। इसे मध्य प्रदेश का पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा इसको जो है संचालित किया जा रहा है। इस पावर प्लांट की कुल क्षमता 2520 मेगावाट है और इसे पानी नर्मदा नदी पर बने इंदिरा सागर जलाशय से मिलता है। तो ये भी पूछ सकते हैं भाई। देखो पिछली बार क्या किया था एमपी पुलिस में, आपसे लगातार मेगावाट के प्रश्न पूछे थे भाई, कौन सी परियोजना कितनी मेगावाट बिजली देती है। ठीक है, तो हो सकता है लास्ट में यहाँ पर पूछ ले, अभी तो पूछा नहीं है। तो ध्यान रखना 2520 मेगावाट बिजली उत्पादन करता है और नर्मदा नदी से इसको पानी मिलता है। ठीक है, बाकी आपकी आने वाली मध्य प्रदेश पुलिस जो भर्ती है उसके लिए स्पेशल कंप्लीट नोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जिसमें एमपीजीके को बेहतर तरीके से और डीपली कवर किया जा रहा है, क्योंकि इस बार आपसे बोला गया कि एमपीजीके में पास होना अनिवार्य है। अगर पुराने पैटर्न पर होती है तो वही पूरा सिस्टम चलेगा, अगर नए पैटर्न पर होती है तो 100 नंबर का पेपर होगा। कुछ दिन हम इंतजार कर ले रहे हैं जब तक ये वाला और अस्पताल सहायक का पेपर हो जाता है। ठीक है, इससे 2 फायदा होगा, एक हमको पता चल जाएगा कि भाई किस लेवल का एग्जाम आने वाला है एमपी पुलिस में। ठीक है, दूसरी बात है हमारे पास में ये करंट वाले प्रश्न भी आ जाएंगे जो रिसेंट में एप्टेक पूछ रहा है। ठीक है, तो ये पूरा बंच हमारे पास में हो जाएगा, अस्पताल सहायक का भी और इसका भी। तो एकदम ताजे ताजे प्रश्न जो है इनको भी मर्ज करके बेहतरीन सभी सब्जेक्ट की कंप्लीट सुपर सिलेक्शन नोट्स तैयार करेंगे, जहां से आपको एमपी पुलिस के एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न फिर से देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, घबराइए नहीं, सारी व्यवस्था आपके लिए हम करके रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा सिलेक्शन दिलवाने का प्रयास करेंगे। पलक मुच्छल को जीनियस अवार्ड अभी हाल ही में किसके लिए दिया गया है? किसके लिए इन्हें जीनियस वर्ल्ड अवार्ड दिया गया है? तो बहुत अच्छा काम इन्होंने किया, इसलिए इनको यह अवार्ड दिया गया है। अच्छा, क्या अच्छा काम किया है वो आइए देख लेते हैं। तो गायिका पलक मुच्छल को यह सम्मान अपने मानवीय कार्यों और परोपकार के लिए दिया गया है। उन्होंने अपने फाउंडेशन के माध्यम से 3800 से अधिक गरीब और जरूरतमंद बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा यानी हार्ट सर्जरी का खर्चा उठाने, उनके इलाज के लिए धन जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 3800 से ज्यादा ऐसे बच्चे थे जिनके हार्ट यानी कि हृदय में कुछ समस्या थी और उनको ऑपरेशन करवाना था, जिसकी व्यवस्था उनके माँ बाप नहीं कर पा रहे थे, गरीब लोग थे। ठीक है, तो फिर उनके लिए इन्होंने चैरिटी शो किए, जा जाकर गाने गाए, वहां से पैसे इकट्ठा किए और उन बच्चों की हार्ट सर्जरी करवाई। तो बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया, इसके लिए तो हम भी बहुत बहुत धन्यवाद देंगे इनको। ठीक है, इस महान उपलब्धि के बारे में मुख्य जानकारी देखिए।
चैरिटी शो और संगीत कार्यक्रम, उन्होंने सेव लिटिल हार्ट्स के नाम से संगीत कार्यक्रम आयोजित किए और अपनी गायकी से मिलने वाली आय को बच्चों के ऑपरेशन के लिए दान किया। ठीक है, उस संस्था का नाम क्या है? तो वे अपने भाई के साथ में पलक पलाश चैरिटेबल फाउंडेशन चलाती हैं, जहां पर इनको जो है ये पैसे इकट्ठे किए और इसको उठा करके उन लोगों को दे दिए जिनको इसकी जरूरत थी। इस असाधारण नेक काम के लिए उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, हॉल ऑफ फेम और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। और हमारी तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद, ये बहुत ही अच्छा काम किया है। कभी अगर मदद करने का मौका मिले ना, तो ऐसे लोगों की मदद करो जिनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ना, उन लोगों की मदद मत करो। तो मैं ये कहता हूँ भाई, किसी को भीख मत दो, ठीक है? क्योंकि अगर वो भला चंगा है, आप उसको भीख दे रहे हो, तो फिर उसको वो आदत पड़ जाएगी, वो फिर काम धाम नहीं करेगा। वो कहेगा यार 2 लोग मना करेंगे, 4 लोग मना करेंगे, दिन भर में 100 लोगों से मांगेंगे, 20 लोग तो दे देंगे, 20 गुणा 10 कर लो, 200 रुपए हो गया अपना शाम का जुगाड़। ठीक है, फिर शाम को वो क्या करेगा आप जानते ही हैं, जाएगा बढ़िया बोतल खोलेगा और पी लेगा, है ना? तो भीख उन लोगों को बिल्कुल भी मत दो जिनके हाथ पांव बिल्कुल सही हैं। अगर भूख लगी है तुमको, चलो कुछ खाने को दिला देते हैं, पैसा नहीं देंगे, ठीक है ना? हाँ, उनकी मदद करो जो पाँव से अपंग हैं या फिर जो चल नहीं सकते, या ऐसी कोई समस्या है, उनकी मदद करो, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न देखिए, राउरकेला पावर प्लांट ये कहाँ पर स्थित है? इसके बारे में भी कुछ दिन पहले ही हमने अपनी ज्योग्राफी वाली पीडीएफ में आपको कराया था। तभी तो कह रहे हैं वो पीडीएफ आप पढ़ करके जाइए। जिन लोगों ने परचेज किया है अच्छे से पढ़कर जाओ, बहुत हेल्प मिलने वाली है। ओडिशा में है ये, ठीक है? देखिए, तो राउरकेला पावर प्लांट जो राउरकेला स्टील प्लांट का एक मुख्य हिस्सा है, भारत के ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में राउरकेला शहर में स्थित है, ठीक है? इस संयंत्र का संचालन सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी भारतीय इस्पात प्राधिकरण यानी कि SAIL के द्वारा किया जा रहा है, सेल के द्वारा किया जा रहा है। अच्छा, ओडिशा से एक बात आपको याद आ रही है, ओडिशा ने कौन से खेल को गोद लिया है? तो ओडिशा ने हॉकी खेल को गोद लिया है। और जब से इसने हॉकी खेल को गोद दिया है, तब से भारत को ओलंपिक में मेडल मिल रहा है, ठीक है? 2 बार हम मेडल लेकर के आ चुके हैं, भले ही ब्रॉन्ज मिला है लेकिन मिला तो है, ठीक है? ओलंपिक में मेडल मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगला प्रश्न है, देखो, बौद्ध स्तूपों के ऊपर गुंबदनुमा जो भाग होता है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो जो इस तरह का गुंबदनुमा भाग होता है उसको हम अंड कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड कहते हैं, एग कहते हैं। देखिए, तो बौद्ध स्तूपों के ऊपर बने राउंड कर्व गुंबदाकार भाग को अंड कहा जाता है। इस मुख्य गुंबद के ऊपर एक छतरी नुमा संरचना होती है जिसे हर्मिका कहा जाता है। देखो, आज आपसे ये अंड पूछा है तो आगे हर्मिका पूछ सकते हैं। आइए पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो अंड क्या होता है? स्तूप का मुख्य गोलाकार भाग या फिर गुंबदाकार भाग जो है, जिसे पवित्र अवशेष जिसमें रखे जाते हैं, उसको अंड कहा जाता है। उसके बाद में हर्मिका किसे कहते हैं? ये हर्मिका पिछली बार पूछा था कांस्टेबल में, ठीक है? तो अंड के शीर्ष पर बनी चौकोर रेलिंग या बाड़ जैसी जो संरचना होती है, वो पवित्रता का प्रतीक होती है और इसको हर्मिका कहते हैं। फिर एक छत्र होता है, ये छत्र क्या होता है? हर्मिका के केंद्र के ऊपर उठी हुई छतरी जो स्तूप की भव्यता को बढ़ाती है, उसे छत्र कहा जाता है। ये तीनों शब्द याद रखना, आज एक पूछ लिया है, कल इन दोनों में से पूछा जा सकता है, कल परसों में, ठीक है? अगला देखिए, अगला प्रश्न है, 1311 में अलाई दरवाजा किस सुल्तान के द्वारा बनवाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा 1311 में बनवाया गया। देखिए, 1311 में अलाई दरवाजा का निर्माण खिलजी वंश के दिल्ली सुल्तान के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अलाई दरवाजा के बारे में मुख्य जानकारी देखिए। स्थान, यह दिल्ली में कुतुब मीनार परिसर में कुअल उल इस्लाम मस्जिद का मुख्य जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है, वहां पर यह आपको देखने को मिल जाएगा। स्थापत्य कला की बात करते हैं, किससे बना हुआ है? तो यह लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बना हुआ है, ठीक है? वैसे ही दिल्ली की जितनी इमारतें हैं वो ज्यादातर लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई हैं, लेकिन ये एक ऐसा दरवाजा है, इसमें जो आपका ताजमहल वाला पत्थर है ना, ऐसा पत्थर इसमें भी देखने को मिल जाता है, ठीक है? यह भारत की ऐसी पहली इमारत है जिसे पूरी तरह से इस्लामी वास्तुकला के सिद्धांतों जैसे घोड़े की नाल के आकार के मेहराब, इन सब का उपयोग करके बनाया गया है। अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अगला, घुंघुआ राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया आज अपना वाला, ठीक है? तो ये कहां पर है? डिडोरी में है। देखिए, तो घुंघुआ राष्ट्रीय उद्यान, जिसे जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है, भारत के मध्य प्रदेश राज्य के डिडोरी जिले में स्थित है। यह स्थान करोड़ों साल पुराने पौधों और बीजों के जीवाश्मों के लिए जो है दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर इतने पुराने जीवाश्म देखने को मिल जाते हैं। अगला करंट अफेयर का प्रश्न है, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने, ये अपने MP करंट अफेयर में से आया है, ठीक है? मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 2026 कितने लोगों को भीमराव अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 5 लोगों को सम्मानित किया है। आप लोग MP करंट अफेयर की PDF देखना, वहां पर आपको दिख जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती 14 अप्रैल के अवसर पर आयोजित मुख्य समारोह में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 5 व्यक्तियों को भीम रत्न अवार्ड से सम्मानित किया। यह भव्य कार्यक्रम बाबा साहेब की जन्मस्थली डॉक्टर अंबेडकर नगर महू इंदौर में आयोजित किया गया था। अभी पूछा था कि भाई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां पर हुआ था? महू इंदौर में हुआ था। यह प्रश्न पूछा जा चुका है और आज यहां पर जो है इनका अवार्ड पूछ लिया है। अगला, मणिपुर में ढोल नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन में पुंग दिया गया था। पुंग जो वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो मणिपुर के प्रसिद्ध ढोल नृत्य, जिसे पुंग चोलोम कहा जाता है, में पुंग नामक पारंपरिक ढोल मुख्य वाद्य यंत्र के रूप में बजाया जाता है। इसके साथ लय बनाए रखने के लिए झांझ या फिर करताल का प्रयोग भी किया जाता है। तो कुल मिलाकर आपको ध्यान रखना है, पुंग जो वाद्य यंत्र होता है उसका प्रयोग यहाँ पर किया जाता है।
अगला, भारत के 91 यानी कि 51वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? करंट अफेयर से है तो राहुल वी.एस. जो हैं वो 91वें 91 नंबर के जो है ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, ठीक है? 91 91, ठीक है? 51 मत कर देना। भारत के 51वें, देखो वही हो गया ना, 91वें, ठीक है? 91 कर लो भैया। शतरंज ग्रैंड मास्टर राहुल वी.एस. बने हैं। 21 वर्षीय राहुल ने फिलीपींस में आयोजित छठी एशियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीत करके यह उपलब्धि हासिल की है। वे तमिलनाडु के चेन्नई शहर के रहने वाले। अच्छा, एक बात आप बताइए, तमिलनाडु के लोग ही, तमिलनाडु और केरल के लोग ही क्यों बनते हैं ग्रैंड मास्टर? ये बात समझ में नहीं आती है, बताओ। हैं? अभी जितने भी ग्रैंड मास्टर आप देखोगे ना, 90% लोग जो हैं वो तमिलनाडु केरला यहीं के आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है? चलिए अगला, किसी देश के साथ व्यापार करते समय उदारीकरण कैसे होगा? तो ये आपको बहुत अच्छे से समझाया था जब हम एलपीजी समझा रहे थे आपको, यानी कि जो हमारे भारत ने उदारीकरण नीति लागू की थी 1991 में। पीवी नरसिम्हा राव उस समय मुख्यमंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, और हमारे वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तब हमने आपको इसको बहुत अच्छे से समझाया था, ठीक है? आज यहाँ पर जो है कथन निष्कर्ष बना करके आपसे पूछ लिया है कि कैसे हम किसी देश को उदारीकरण, मतलब कि कैसे हम किसी देश के साथ में उदारीकरण कर सकते हैं, ठीक है? और जो हमने अभी इकोनॉमिक्स वाली वीडियो बनाई है कुछ दिन पहले, शायद परसों, इकोनॉमिक्स के प्रश्न कराए 150 प्रश्न हमने इकोनॉमिक्स के करवाए हैं विथ डिटेल सॉल्यूशन, वहां देख लेना, वहां भी ये प्रश्न हमने करा रखा था। और एक प्रश्न तो आज कल शाम को कराया है, आज सुबह एग्जाम में आ गया। अच्छा हुआ आज सुबह हमने पीडीएफ डाल दी थी, 5 बजे ग्रुप में पीडीएफ डाल दी थी। जो लोग पढ़ करके गए होंगे साइंस में, उनको बहुत फायदा हुआ होगा। देखिए, तो किसी देश के साथ व्यापार करते समय उदारीकरण का एक मुख्य तरीका है टैरिफ, यानी कि उसके आयात शुल्क या फिर कर जो होते हैं उसमें गैर टैरिफ कर दो, मतलब कि जो टैरिफ लग रहा है उस टैरिफ को कम कर दो। जैसे अमेरिका की कोई कंपनी भारत में आ रही है, अपना माल तैयार कर रही, भारत में बना रही, भारत में बेच रही है, भारत के लोगों को रोजगार मिल रहा है। अगर इस पर टैरिफ लगा दो, टैक्स बहुत ज्यादा लगा दोगे, तो ये कंपनी चली जाएगी, कहेगी अरे भैया यहाँ तो टैक्स बहुत लग रहा है, यहाँ नहीं रह पाएंगे हम, तो यहाँ से वापस चली जाएगी। लेकिन अगर किसी देश के साथ में आपको अपने मतलब व्यापार संबंधों को अच्छा रखना है तो क्या करेंगे? उसके लिए व्यवस्था करेंगे, है ना? उसको टैरिफ मुक्त कर देंगे, उस पर टैक्स कम लगाएंगे, उस पर ऐसी व्यवस्था कर देंगे कि उसको कंपनी खोलने में कोई समस्या ना हो, कोई डॉक्यूमेंट की समस्या ना हो। तो इस तरह से जो हम बाहर की कंपनियों को अपने भारत में लेकर के आ सकते हैं। देखो, इसके अलावा व्यापार उदारीकरण में क्या कर सकते हैं? शुल्क में कमी कर दो, दूसरे देश से आने वाले उत्पादों पर टैक्स ऋण कम कर देना चाहिए ताकि वे घरेलू बाजार में सस्ते तौर पर और आसानी से उपलब्ध हो सकें, तो बाहर की कंपनी आएंगी। लाइसेंसिंग जो प्रक्रिया है उसको सरल बना दीजिए। व्यापारिक मंजूरी लगने में मतलब लेने में जो लगने वाला समय होता है, कागजी कार्रवाई होती है, उसको आसान कर दो, तो भी जो बाहर की कंपनियां भारत में आ जाएंगी, ठीक है? तो अच्छे से आपको समझ लेना है। अगला, अनटचेबल पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुल्कराज आनंद के द्वारा अनटचेबल पुस्तक, 2 पुस्तक पूछ ली है भैया, ठीक है? तो जो लेखक वाली पीडीएफ दी है वो अच्छे से पढ़कर जाना, वहीं से आपकी पुस्तक मिल जाएंगी, ठीक है? देखिए, अनटचेबल पुस्तक के लेखक है प्रसिद्ध भारतीय अंग्रेजी उपन्यास मुल्कराज आनंद है। यह वर्ष 1935 में प्रकाशित हुआ था। यह एक सामाजिक यथार्थवादी उपन्यास है जो पारंपरिक भारतीय समाज में व्याप्त जाति व्यवस्था, छुआछूत और दलितों के जीवन संघर्ष को लेकर के लिखा गया है। अगला देखिए, करंट अफेयर। अभी हाल ही में पुरी उड़ीसा में एक ग्लोबल एनर्जी सम्मेलन हुआ है, उसकी थीम क्या थी? तो पुरी उड़ीसा में जो है 5 से 7 दिसंबर 2025 के बीच में ये सम्मेलन हुआ है। इसकी थीम थी भारत को ऊर्जा देना, आत्मनिर्भरता, संतुलन और नवाचार। इस थीम पर जो है इसका आयोजन किया गया था। अगला, नासा के सूर्य मिशन का क्या नाम है? तो देखो, जब भारत के सूर्य मिशन के बारे में आपको हम बता रहे थे ना, तभी हमने नासा के सूर्य मिशन के बारे में आपको बताया था, ठीक है? तो भारत के सूर्य मिशन का नाम तो आदित्य L1 है, और जो नासा का सूर्य मिशन है उसका नाम पार्कर सोलर प्रोब है ना? तो इसीलिए कहते हैं ध्यान से वीडियो को सुना करो, तो आपको कहीं ना कहीं हेल्प होगी। तो नासा के प्रमुख सूर्य मिशन का नाम पार्कर सोलर प्रोब है। यह इतिहास का पहला अंतरिक्ष यान है जो सूर्य के सबसे बाहरी वातावरण कोरोना का अध्ययन करने के लिए सीधे सूर्य के वायुमंडल से होकर गुजरा है। इसे अगस्त 2018 में लॉन्च किया गया था। आपको याद रखना है, भारत वाला भी आपसे पूछा जाएगा क्योंकि इसरो के प्रश्न बन रहे हैं। तो इसरो का जो भारत वाला है उसका नाम है आदित्य L1, ठीक है? लैंग्राज पॉइंट पर जाकर के ये रुक गया है और यहां से सूरज का अध्ययन कर रहा है। कल अच्छे से समझाया था आपको, कल हमने 110 प्रश्न करवाए थे जो पिछले अब तक जितने भी मेन टॉपिक है जहां से प्रश्न आए, कल वाली वीडियो सब लोग देख लेना। कल जो शाम को हमने वीडियो बनाई थी वो आगे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए, और उसकी पीडीएफ हमने ग्रुप में डाल दी, नोट्स ग्रुप में। चेन्नई में मनाया जाने वाला सिद्धा दिवस, कौन सा? सिद्धा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो चेन्नई और पूरे भारत में मनाया जाने वाला जो सिद्ध दिवस है, सिद्ध चिकित्सा पद्धति के जनक माने जाने वाले ऋषि अगस्त्य, जिन्हें अगस्त्यार भी कहा जाता है, इनकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आज जीके जीएस के काफी सारे प्रश्न मिल गए थे जो हमने आपको सॉल्व कर लिए हैं। उन भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अभी स्क्रीनशॉट दिखा देंगे जिन्होंने ये प्रश्न एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही भेजा। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए साइंस की बात करते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से क्या होगा? बहुत अच्छे से आपको समझाया था, है ना? जब हमने आपको पर्यावरण की जो है वीडियो कराई थी 150 प्रश्नों की, बहुत अच्छे से समझाया था। अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई
तो क्या होगा, पृथ्वी जो है ना वो आग का गोला बन जाएगी। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के रूप में कार्य करती है। पूरा आपको समझाई देते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है? सूरज की रोशनी यहाँ पर आ रही है ना? अब ये टकरा करके वापस जाती है तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव बन जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव में CO2 गैस रहती है, वो इस गर्मी को रोक लेती है। तो जिससे क्या होता है, पृथ्वी पर टेम्परेचर सही रहता है। पृथ्वी अगर ये गर्मी को ना रोके तो पृथ्वी बर्फ का गोला बन जाएगी। लेकिन CO2 की अगर मात्रा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, फिर ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और पृथ्वी आग का गोला बन जाएगी। तो CO2 की मात्रा सीमित होनी चाहिए, जितने की आवश्यकता होती है। लेकिन अब क्या हो रहा है भाई, पेड़ों को काटा जा रहा है। अगर पेड़ों को काटोगे, पेड़ क्या करते हैं, पेड़ CO2 ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन हमको देते हैं। अब तुमने पेड़ काट दिए, अब तुम CO2 बाहर निकाल रहे हो, ग्रहण करने वाला कोई बचा ही नहीं है। तो वो CO2 क्या होगी, वो CO2 पूरे वायुमंडल में घूमती रहेगी और धीरे धीरे इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा और वायुमंडल को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, गर्मी बढ़ जाएगी। जो ऊपर ग्लेशियर है वो ग्लेशियर पिघल जाएंगे और ग्लेशियर पिघलने से उनका सारा पानी समुद्र में आएगा, नदियों में आएगा, नदियों में बाढ़ आएगी, कृषि नष्ट हो जाएगी। तो बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी अगर CO2 की मात्रा वायुमंडल में बढ़ जाएगी। यही हमने यहाँ पर बता दिया है, यही आपसे कथन निष्कर्ष में पूछ लिया था। तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से ग्रीन हाउस प्रभाव तेज हो जाता है, जिससे पृथ्वी की जो औसत टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। मुख्य परिणाम क्या होंगे, ग्लेशियर्स पिघलेंगे, समुद्र का जलस्तर बढ़ जाएगा, तापमान में वृद्धि से ध्रुवों की बर्फ और ऊंचे पहाड़ों पर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे समुद्र का जलस्तर बढ़ रहा है तो सुनामी उनामी आती है। भाई समुद्र बढ़ेगा, जगह तो घेरेगा, पता चला कि कुछ दिनों बाद मुंबई डूब जाएगी या समुद्र के किनारे बसे हुए सारे शहर डूब जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो बाढ़ का खतरा पैदा हो रहा है, मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है, बारिश का पैटर्न बदल रहा है। अब देख रहे हो, अभी बारिश हो रही है। हाँ, अभी 10-15 दिन पहले इतनी भयंकर बारिश हुई थी, जबकि अभी तो कोई आवश्यकता नहीं है, ना पहले कभी इस टाइम पर होती थी, लेकिन हो रही है। तो मौसम का पैटर्न चेंज हो रहा है। ठीक है, कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ता है तो कहीं अचानक मूसलाधार बारिश हो जाती है। जहां पर बारिश की आवश्यकता नहीं होती है वहां पर बारिश हो जाती है। तो ये सारी समस्या देखने को यहाँ पर मिल रही है। चलिए अगला प्रश्न है, एथेनोइक अम्ल को, ये आपका साइंस से अवक्रिया वाला पूछा गया था, एथेनोइक अम्ल को हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया कराने पर परिणाम क्या निकलेगा, ये पूछा गया था। तो चलिए देख लेते हैं। एथेनोइक अम्ल की सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में क्रिया कराने पर सोडियम एसीटेट बनता है। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में, ये आप सोडियम लिख लेना, है ना। जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत तेजी से बुदबुदाहट के साथ में बाहर निकलती है। तो यही आपसे पूछा गया होगा, क्या परिणाम होता है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, बुदबुदाहट के साथ में निकलती है। इस तरह से कॉम्बिनेशन बनाकर के प्रश्न पूछा गया होगा। अगला देखिए, भारत में, ये पर्यावरण से है, भारत में एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से करा रखा है पर्यावरण वाली PDF में कि भारत में एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। तो भारत में एशियाई लॉयन जो है मुख्य रूप से गुजरात के गिर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो दुनिया में इन शेरों का एकमात्र प्राकृतिक आवास है, ये भी हमने आपको बताया था कि एकमात्र प्राकृतिक आवास बचा हुआ है गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान में। तो एशियाई शेरों से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें देख लीजिए। मुख्य स्थान कहां पर है, तो गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, यहाँ पर आपको एशियाई शेर, वो बब्बर शेर जो होते हैं, बाल वाल होते हैं उनके बड़े बड़े, वो देखने को मिल जाएंगे। विदेशों से लोग इसको देखने के लिए आते हैं गुजरात में। गिर के जंगलों के अलावा ये शेर अब गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के लगभग 11 जिलों में, जैसे अमरेली हो गया, जहां पर सबसे ज्यादा शेर पाए जाते हैं, जूनागढ़ हो गया, भावनगर हो गया, खुले जंगलों और खेतों में ये फैल चुके हैं। ये नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, वहां के लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अगला, पृथ्वी पर दिन और रात किस प्रक्रिया के द्वारा होती हैं, ये प्रश्न पूछा गया था। तो सही आंसर है, घूर्णन प्रक्रिया की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। देखिए, पृथ्वी पर दिन और रात की प्रक्रिया घूर्णन कहलाती है। पृथ्वी अपने अक्ष एक्सिस पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। याद करने की ट्रिक ध्यान रखना, पप्पू पप्पू ध्यान रखना, पश्चिम से पूर्व की ओर पूछ लेते कभी कभी, पृथ्वी अपने अक्ष पर कौन सी दिशा में घूमती है, तो ध्यान रखना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इस प्रक्रिया में जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहां प्रकाश होने से दिन होता है, जो उसके पीछे होता है वहां पर अंधेरा होने से रात होती है। तो घूर्णन प्रक्रिया के द्वारा पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला, अम्ल वर्षा देखो लगातार पूछा जा रहा है। परसों भी एनालिसिस में आपको अम्ल वर्षा कराया था, बताया था भाई SO2 NO2 अम्ल वर्षा, ताजमहल पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, उद्योगों को बंद कर दे रहे हैं। आज फिर से पूछ लिया है ना। तो अम्ल वर्षा किसकी वजह से होती है, तो अम्ल वर्षा जो है वो SO2 और NO2 की वजह से होती है। देखिए, तो अम्लीय वर्षा मुख्य रूप से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन के कारण होती है। ये प्रदूषक हवा में मौजूद जलवाष्प और ऑक्सीजन के साथ में प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते हैं, नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जो वर्षा के रूप में पृथ्वी पर गिरते हैं और बहुत सारी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं। और इसी अम्ल वर्षा को ही क्या कहते हैं, संगमरमर का रोग भी कहते हैं, संगमरमर का कुष्ठ रोग कहते हैं, जिसकी वजह से जो अपना वो है क्या ताजमहल है उस पर बुरा असर पड़ रहा है। पहले भी आपको अच्छे से बताया था, आज फिर से प्रश्न बन गया है। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लेना, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है MP के सारे एग्जाम में। अगला पूछा गया है,
ये शायद इसमें हो नहीं पाया है। पूछा गया था अंडे के यॉक में क्या पाया जाता है? शायद ये प्रश्न आया है कि नहीं आया, कन्फर्म नहीं है। तो ये एक प्रश्न आया था कि अंडे के यॉक में क्या पाया जाता है, ठीक है? अगला, अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या है? ये पुराने प्रश्न लिखे रह गए, इनको छोड़ दीजिए, ठीक है? ये पिछली बार के प्रश्न हैं, चीनी और विलायक वाले, ठीक है? ये पिछली बार के प्रश्न हैं, इनको छोड़ दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हिंदी की बात कर लेते हैं। देखो हिंदी में क्या-क्या आज पूछा गया है। देखिए तो हिंदी में देखो वाक्य अरेंजमेंट फिर से आ गए हैं। हिंदी में अभी बीच में गायब कर दिए थे। हिंदी और इंग्लिश दोनों में पैराजंबल पूछी जा रही है, ठीक है? तो वाक्य अरेंजमेंट हिंदी में आए हैं, 2 से 3 प्रश्न आए हैं। इसके बाद में आपका जो है आच्छादन परिच्छेद में आच्छादन, एक तो ऐसे लिखा था आच्छादन, ठीक है? 1 मिनट लिख देते हैं। आच्छादन, आच्छादन, परिच्छेद, आशीर्वाद, इनमें से कौन से में विसर्ग संधि नहीं है? तो विसर्ग संधि से एक प्रश्न बना था। प्रलय का पर्यायवाची पूछा था। कर्ता कारक पहचानने के लिए पूछा गया था। वो एक लाइन दी गई थी, पूछा था कि इसमें कौन सा कर्ता कारक है, ठीक है? उसके बाद में करुण रस का एग्जाम्पल पूछा गया था। कर्तरी वाच्य वाच्य जो होता है, कर्तरी वाच्य, वो पूछा गया था। तद्भव का एक प्रश्न था। यमराज ने कहा जो काम है वो ओवरलोड है। ऐसी 4 पंक्तियाँ बना करके दी थी जो उन्होंने हमको हमारे पास में भेजा है कि सर पूरा-पूरा तो नहीं याद है, बस इतना याद है यमराज ने कुछ कहा था, ऐसी 4 पंक्तियाँ थी। इसमें हमको रस बताना था और उस रस का स्थायी भाव भी बताना था। दोनों चीज़ें पूछी थी, ठीक है? उसके बाद संधि बताई दी है, समास और पर्यायवाची शब्द भी आपके 2 पर्यायवाची शब्द भी पूछे गए थे। चलो, अब मैथ की ओर चलते हैं। देखो मैथ का एग्जैक्ट प्रश्न किसी को याद नहीं रहता, आप खुद भी जानते हैं, ठीक है? लेकिन कुछ थोड़ा-थोड़ा याद रहता है तो वो लोग बता देते हैं। P/Q में बदलना था, किसको 0.396 इस पर बार लगा हुआ था, इसको P/Q में बदलने के लिए पूछा गया था। उसके बाद 2 ट्रेन वाला प्रश्न आया था कि 2 ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही हैं और दोनों की लेंथ दे रखी थी, दोनों की स्पीड में से जो है एक की स्पीड पूछी थी, इस तरह का था। यानी एक की लेंथ दे रखी थी और दूसरे की लेंथ पूछी थी, ठीक है? सिंपल प्रश्न था, है ना? अगर एक दूसरे को पार करेंगे तो इनकी स्पीड जुड़ जाएगी, बस 18/5 का गुणा करके आंसर निकाल लेना था। उसके बाद 2 साइकिल भी दी गई थी, साइकिल वाला भी प्रश्न आया था कि 2 साइकिलें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, एक की स्पीड दी थी, दूसरे की स्पीड जो है वो पूछी गई थी। आगे एक बोला गया सर कोई वस्तु पहले 3000 की बेची जाती है, दूसरी बार बेचने पर 1/3 का लॉस होता है, तो पहले वाला क्रय मूल्य आपसे पूछा गया था। एक बताया था एक फैक्ट्री में कुछ मजदूर कम होने से 30% कम उत्पादन हो गया है, ठीक है? बचे हुए मजदूरों को कितना अतिरिक्त घंटा काम करना होगा जिससे कि उत्पादन पुनः उतना ही हो सके जितना पहले होता था। तो इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में आ रहे हैं। यानी एडवांस तो सुबह नहीं आ रहा, शाम को एडवांस आएगा डिप्टी जेलर के एग्जाम में। तो जिसका भी डिप्टी जेलर का एग्जाम हो, शाम को जरूर आप लोग जो है वो मतलब क्वेश्चन भेजना। घातांक करने के 2 प्रश्न, बॉड मास, वर्क एंड टाइम नहीं पूछ रहे हैं, नंबर सिस्टम 2 प्रश्न, बाकी सारे वही पैटर्न है, कोई खास चेंज देखने को नहीं मिला है। इंग्लिश में देखते हैं। इंग्लिश में स्पेलिंग एरर के 3 से 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आज 2-3 हमको इडियम्स मिल गए हैं, बता देते हैं। पिजन होल का 1 वर्ड पूछा गया था। बैक सीट ड्राइवर का इडियम पूछा गया था। ड्राई रन इसका भी इडियम पूछा गया था। बाकी ग्रामेटिकल एरर से 4 से 5 प्रश्न हैं। 1 वर्ड पैराजंबल आने लगे हैं, इस पर ध्यान रखना। अब पैराजंबल इंग्लिश में भी आने लगे हैं, वो क्रम से जो है वाक्यों को सजाने वाला, ठीक है? बाकी एंटोनिम सिनोनिम नहीं पूछे गए। फिल इन द ब्लैंक से 4 से 5 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है? तो ये आज का एग्जाम एनालिसिस है। ये इन लोगों के स्क्रीनशॉट है जिन लोगों ने हमारे पास में क्वेश्चंस भेजे हैं। जैसे घुगवा, ये हमारे देखो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इंक्लूडिंग 2 ग्रुप, एमपी जेल अधीक्षक जेल प्रहरी ग्रुप, इन्होंने नोट्स लिए हैं और इस ग्रुप में ये ऐड है, ठीक है? इन्होंने काफ़ी सारे प्रश्न भेजे, पर्यायवाची है, ग्रामेटिकल एरर, अंबेडकर अवार्ड कितने लोगों को दिया गया, यहाँ पर देख सकते इन्होंने भी ये नोट्स ले रखा। देखो 8 जून फर्स्ट का एग्जाम एनालिसिस के पास में है, पीडीएफ वाला, तो ये भी ग्रुप में जुड़े हुए हैं। इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रश्न हमारे पास, घुंगवा फॉसिल उद्यान जो है, एशियाटिक लॉइन कहाँ पर पाए जाते हैं, एसिड रेन SO2 हो गया, ग्रीन हाउस गैसेज, डिप्रेशन, मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार किसको कहती है। तो सारे प्रश्न आपको जो हमने भेजे हैं वो रियल और ऑथेंटिक प्रश्न हैं एकदम, जो आज एग्जाम में आए हैं, अपने मन से कोई नहीं भेजे मेरे भाई। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं जिन लोगों ने नोट्स लिया है उनका क्या रिस्पॉन्स है। एमपी जेल पहरी 2026 व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में इन्होंने जेल पहरी का नोट्स लिया था, इनके 80 नंबर आए हैं और सर आपके नोट्स से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्ग 2 के भी नोट्स लेने हैं, वर्ग 2 पर अभी काम चल रहा है, ठीक है? तो ये सीधे सीधे खुद बता रहे हैं कि सर आपके जो है नोट्स से एग्जाम में प्रश्न आए हैं, ठीक है? एक भाई और हैं, सर लाइफ में पहली बार ऐसे नोट्स देखे हैं, कितनी मेहनत लगी होगी बनाने में। मेहनत को देखते हुए बहुत कम जो है रेट रखा गया है ना। तो जो आपका अस्पताल सहायक वाले नोट्स इन्होंने लिए थे 149 वाले, उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं 149 में भी। ऐसे बहुत सारे टीचर हमने देखे हैं जो सीधे सीधे हमारे नोट्स ग्रुप में जुड़ गए नोट्स लेकर के, और हमारी नोट्स को डायरेक्ट कॉपी करके नाम और लोगो चेंज करके अपने उस पर जो है ऐप पर डाल दिया है, 299 का बेच रहे हैं। ऊपर से प्रैक्टिस सेट जो हम इसी 149 में दे रहे हैं, उन प्रैक्टिस सेट को डाउनलोड करके 199 की अलग से टेस्ट सीरीज चालू कर रखी है अस्पताल सहायक की। तो ऐसे लोगों से बच करके रहें, सोच समझ करके ही कहीं से नोट्स लें। यही कॉपी किए हुए नोट्स आपको वहां पर ऐप में मिल जाएंगे, ठीक है? तो वो आपको सोच लेना है, आपको देख लेना है कि कौन से नोट्स आपको लेने हैं।
बाकी यहाँ पर देखेंगे 10 जून की सेकंड शिफ्ट में 81.5 नंबर इनके आए भाई के। इनके ये पहले से हमसे पहले से जुड़े हैं। 85 नंबर इनके एमपी पुलिस में आए थे। पैर में दिक्कत होने की वजह से ये दौड़ने नहीं जा पाए थे, ठीक है ना? तो आप भी जुड़े रहिए भाई, कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हम करवा ही देंगे। चाहे एमपी पुलिस की आने वाली है, उसमें हो जाएगा, वैसे तो इसी में हो जाएगा, ठीक है? तो नोट्स लेकर के ग्रुप से जुड़ जाइए। ये व्हाट्सएप नंबर है जो आपको दिया गया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके तुरंत नोट्स ले लीजिए। अस्पताल सहायक की भर्ती आने वाली है, एनालिसिस हम उसका भी करवाएँगे और उसके भी नोट्स उपलब्ध हैं, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। ज़रूर अपने प्रश्नों को इसी नंबर पर भेज देना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बढ़िया सा कमेंट कर देना कमेंट बॉक्स में इतनी मेहनत के लिए। बाकी जो उल्टे सीधे कमेंट करेंगे उनको आप खुद ही जवाब देना, हमें जवाब देने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। चलिए, धन्यवाद।